2029 में राहुल गांधी का पीएम बनना कन्फर्म है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो प्रूफ के साथ बताता हूँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने भारत की राजनीति की नस पकड़ ली है। वह कई बार चीज़ें पहले बोल देते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, मीडिया उन्हें हल्के में लेता है, सत्ता उन्हें इग्नोर करती है और कुछ समय बाद वही बातें सच हो जाती है। सबसे पहले किसान कानून को देखिए। जब तीनों कृषि कानून आए तब सरकार कह रही थी कि फार्मर्स के लिए हिस्टोरिक रिफॉर्म है। बड़े बड़े एंकर्स कह रहे थे कि विरोध सिर्फ पॉलिटिक्स है, लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि किसान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा था, मार्क माई वर्ड्स, सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। उस वक्त बहुत लोग हंसे, लेकिन लंबे आंदोलन, दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान और देशव्यापी दबाव के बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। और यहीं से राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ। वो सिर्फ हेडलाइन नहीं पकड़ते, ग्राउंड की बेचैनी पकड़ते हैं। फिर आया कोरोना का समय। जब दुनिया कोविड को समझ रही थी, भारत में भी बहुत लोग सिर्फ इसे हेल्थ इशू मान रहे थे। राहुल गांधी बार बार वार्निंग दे रहे थे कि ये सिर्फ बीमारी नहीं, इकोनॉमी, जॉब्स, स्मॉल बिजनेसेस, डेली वेज वर्कर्स के लिए बड़ा खतरा है। बाद में लॉकडाउन आया, करोड़ों लोग शहरों से गांवों की तरफ पैदल लौटे, छोटे कारोबारी टूटे और 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने आज़ाद भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन में से एक देखी। उस समय राहुल गांधी का सवाल यही था कि प्रिपरेशन कहाँ है। सिर्फ अनाउंसमेंट से देश नहीं चलता, प्लानिंग भी चाहिए। जीएसटी पर भी यही हुआ। जब जीएसटी आया तब राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स का, बहुत लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक कैची पॉलिटिकल लाइन है, लेकिन उनके क्रिटिसिज्म का कोर पॉइंट था टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 28% स्लैब बहुत भारी है, छोटे व्यापारियों पर कॉम्प्लिकेसी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने सिंपल जीएसटी और 18% कैप की बात की। सालों बाद 2025 में जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंपली करने की दिशा में कदम उठाया गया। 12% और 28% जैसे पुराने स्लैब्स को उठाकर 5% और 18% की मुख्य स्लैब स्ट्रक्चर में फोकस किया गया। लग्जरी और साइन गुड्स के लिए अलग 40% स्लैब रखा गया। यानी जिस बात को पहले नारा कहा गया वही बाद में पॉलिसी डिबेट का हिस्सा बन गया। अब जाति जनगणना को देखिए। बहुत लंबे समय तक जाति जनगणना की मांग को डिवाइसिस पॉलिटिक्स कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने इसे अक्सर ऑफ इंडिया बताया। उनका कहना था कि अगर देश में किस वर्ग की कितनी आबादी है, किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, कौन सिस्टम के अंदर है, कौन बाहर है, ये डाटा ही नहीं होगा तो सोशल जस्टिस कैसे होगा। आज कास्ट सेंसस नेशनल पॉलिटिक्स का एजेंडा बन चुकी है। 2025 में केंद्र सरकार ने आने वाली जो जनगणना है उसमें जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला किया। यानी राहुल जिस सवाल को उठाते रहे हैं वो सिर्फ अपोजिशन का स्लोगन नहीं, गवर्नेंस का सवाल बन गया है। मणिपुर भी एक बड़ा उदाहरण है। जब मणिपुर जल रहा था, राहुल गांधी वहाँ गए, रिलीफ कैंप्स में लोगों से मिले, संसद में से भारत की आत्मा पर चोट बताया। लंबे समय तक ये मुद्दा नेशनल डिबेट से गायब रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन राहुल ने इसे बार बार उठाया। उनका मैसेज सिंपल था, देश सिर्फ हाईवेज, एयरपोर्ट्स और जीडीपी नंबर से नहीं चलता। देश तब बनता है जब सबसे दूर बैठे नागरिक को भी लगे कि दिल्ली उनकी सुन रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न दिखा। बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे। वो कह रहे थे ये चुनाव सिर्फ गवर्नमेंट बदलने का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का चुनाव है। बहुत लोगों ने इसे और ड्रामेटिक कहा, लेकिन नतीजा आए तो बीजेपी 240 सीट पे रुक गई। यानी अपने दम पर मेजोरिटी से नीचे। कांग्रेस 52 से 99 सीट तक पहुंची। इंडिया ब्लॉक 230 से ज़्यादा सीट्स लेकर आई। ये सिर्फ नंबर्स का बदलाव नहीं था, ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। पहली बार 10 साल बाद सत्ता को लगा कि अपोजिशन कमजोर नहीं है, कमबैक के मोड में है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी ताकत भी यही है, वो मुद्दों को मोरल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। किसान कानून सिर्फ एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं थे, उनके लिए किसान की डिग्निटी का सवाल था। जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं था, छोटे व्यापारी का सर्वाइवल का सवाल था। मणिपुर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, नेशनल यूनिटी का सवाल था। नीट और पेपर लीक सिर्फ एग्जाम फेलियर नहीं है, युवाओं के फ्यूचर का सवाल है।
बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं है, एक पूरी जनरेशन की एंजाइटी है। अब अडानी यूएसए केस मामला, राहुल ने कहा था यूएसए इंडिया ट्रेड होगी क्योंकि अडानी को केस से बाहर निकालना है, और डील होने के कुछ दिन बाद ही रिपोर्ट आई कि यूएसए प्रोसिक्यूटर ने जो अडानी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस थे वो ड्रॉप कर लिए हैं। तो क्या राहुल गांधी 2029 में भारत के पीएम बनेंगे? हाँ, क्योंकि 2029 की कुर्सी भाजपा को सिर्फ स्पीचेस से नहीं मिलेगी, उनके लिए जनता का भरोसा चाहिए। राहुल गांधी ने ये भरोसा जीता है, इसलिए अब उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होगा। पहले उन्हें पप्पू बोलकर डिसमिस किया जाता था, लेकिन आज वही व्यक्ति संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है, सड़क पर भारत जोड़ो की लैंग्वेज बोलता है, युद्ध के पेपर लीक पर आवाज़ उठाता है, किसानों के साथ खड़ा होता है, जाति जनगणना को नेशनल एजेंडा बनाता है, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के नेक्सस पर सवाल पूछता है। और यही असली कहानी है। राहुल गांधी के पास अब 3 चीज़ें दिख रही है, डाटा भी, डायरेक्शन भी और पेशेंस की, जो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए। और हाल ही में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 1 साल बाद पीएम नहीं रहेंगे। अब देखना है कि राहुल गांधी की ये बात भी सच होती है या नहीं होती है, पर क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।